नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार, पॉलिटी लिस्टिंग के थर्ड पार्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें हम बाइलैंग्वेज जो है अपनी पॉलिटी की लिस्टिंग को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी तरह से निरंतर जितने भी पार्ट्स अभी तक जो हो चुके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से देख लीजिए ताकि ये वाला जो पार्ट है वो आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं सारे पार्ट्स, है ना। पॉलिटी जो है वो कनेक्टेड रहता है सारी चीज़ों से। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर वो वाले पार्ट्स देखे होंगे, पहले और दूसरे पार्ट को अच्छे से देखा होगा, जो इंग्लिश मीडियम में बाइलैंग्वेज बेसिकली जो लैंग्वेज में दिया गया है उसको बेहतर तरीके से देखेंगे, तभी आगे चीज़ों को बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहाँ पर दिए गए, यानी कि संविधान संशोधन यहाँ पर दिए गए हैं, जो मेजरली आपको मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स दिए गए हैं। सारे अमेंडमेंट्स हैं, बाकी यहाँ पर एक छोटा सा पहले ग्राफ समझेंगे। यहाँ पर जो बहुत ही मेजर अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में दिया गया, बाकी हम इसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। इसमें क्या था कि 9th शेड्यूल को जो है कीप सर्टेन लॉज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या हुआ था कि कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9th अनुसूची को पेश किया गया था। इसमें 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लैंग्वेज यूनियन टेरिटरीज इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि भाषा द्वारा पुनर्गठित जो राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेशों की इसमें शुरुआत हुई थी। 42 अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी एडेड इन द प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड था। इसमें क्या था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है हमारी प्रेम्बल में जोड़े गए थे। वहीं आप देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पर उनको भी निर्धारित किया गया था। 44 अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 1978 में हुआ था। राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी नॉक्ड ऑफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के क्या किया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था। ये मैंने पढ़ाया है ऊपर आपको आर्टिकल्स के अंतर्गत। तो इसमें ये चीजें दी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 52 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 1985 में हुआ था। द 10th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट which was known as the anti defection law was passed in year 1985 through the 52nd constitutional amendment। इसमें आप देखेंगे कि 10वीं अनुसूची जो थी, देखिए अनुसूचियां पढ़ाई थी आपको मैंने, इनके बारे में शेड्यूल्स पढ़ाए थे। तो 10वीं जो 10th शेड्यूल था उसमें दल बदल एंटी, क्या बात कर रहा है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता था। इसको वर्ष 1985 में 52 अमेंडमेंट के द्वारा इसके माध्यम से इसको पारित किया गया था। 61 अमेंडमेंट 1989 में हुआ था। इसमें दिया था वोटिंग एज रिड्यूस्ड टू 18 फ्रॉम 21 कर दी गई थी। 18 साल से जो है इसकी उम्र, जो मत देने की उम्र थी, मतदान देने की 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। इसमें 73 74 अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, क्योंकि देखिए पंचायतों से हमारे स्टेट एग्जाम्स की बात करें तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसमें पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में 86 अमेंडमेंट देखिए यहाँ पर 2002 में हुआ था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। इसमें क्या देखिए, यहाँ पर मैंने जब आर्टिकल्स पढ़ाए हैं तो ये देखिए फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज है ना उसके अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है इसको, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। 101 अमेंडमेंट 2016 में हुआ था। इसमें जीएसटी को जो है वो यहाँ पर परिचय कराया गया था, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। 103rd अमेंडमेंट कब हुआ था, देखिए 2019 में हुआ था ये भी। इसमें 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट, यानी कि इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर जो सवर्ण है उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी। वहीं आप देखेंगे थ्रू द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 103 हमारा संविधान संशोधन है, उसके माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को जो है संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से क्या हुआ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया थ्रू द अमेंडमेंट आर्टिकल 15(6), 16(6) फॉर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल ऑफ द अनरिजर्व क्लासेस कुड बी प्रोवाइडेड द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। दैट मीन्स संशोधन के माध्यम से भारतीय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है सम्मिलित किया गया, ताकि जितने भी यहाँ पर क्या बोला, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल जो अनरिजर्व, ठीक है, अनारक्षित वर्ग हैं, वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तो लेटेस्ट के हैं देखा जाए और फिर इंपॉर्टेंट भी है भाई, सीधी सी बात है। अभी देखिए इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड पीपल एंड अनरिजर्व क्लासेस के बारे में कई बार क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं।
चलिए, ये तो हो गई मेजर जो हमारे अमेंडमेंट्स थे। अब इनको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट में अभी बताया मैंने आपको प्रथम संशोधन अधिनियम में जो 1951 में होता कि उसमें जो है जो 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था, क्या क्या चीजें थी मैं आपको बता चुकी हूँ अभी इसमें, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे सेकेंड अमेंडमेंट जो 1952 में हुआ था, उसमें लोकसभा में क्या था, एक सदस्य के प्रतिनिधि को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया। एक किसके लिए? लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक यहाँ पर किया गया, वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर थर्ड जो हमारा अमेंडमेंट आता है उसके अंतर्गत क्या बताया गया था, 1954 में हुआ था अमेंडमेंट। तो उसमें बताया था कि उत्पादन आपूर्ति किसके बारे में बताया था, इसमें प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड स्टफ, इसमें उत्पादन आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली इसको बनाया जाए। तो संसद को खाद्य पदार्थों, पशु चारे, कच्चा कपास और कपास के बीज और कच्चे जूट इत्यादि पर इनको शक्तिशाली यहाँ पर बनाया गया। क्लियर है। फोर्थ अमेंडमेंट हमारा देखेंगे तो हमारा ये फोर्थ अमेंडमेंट 1955 में हुआ। इसमें क्या था कि मेड द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन द ल्यू ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द स्क्रूटिनी ऑफ द कोर्ट। दैट मीन निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की जो प्रमात्रा है उसको न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे स्टेट टू नेशनलाइज एंड ट्रेड अथॉराइज, इसमें क्या लिखा, अथॉराइज की बात करें, किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के राज्यों को अधिकार क्या है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 31A के क्षेत्र का विस्तार इसमें किया गया, सेविंग्स ऑफ लॉ विधियों के ये सेविंग्स ऑफ लॉ की बात की गई है। वहीं आप फिफ्थ अमेंडमेंट 1955 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए सिक्स्थ अमेंडमेंट में देखते हैं हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, जैसे टैक्सेस ऑन द सेल परचेजेस ऑफ द गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड द स्टेट्स पावर ऑफ द इन द रिगार्ड। तो इसमें क्या हुआ, केंद्र सूची में कुछ नए विषय का जुड़ा गया जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, ठीक है, इंटरस्टेट लिखा है ना, अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद, उनकी सेल और मतलब बिक्री पे, ठीक है, खरीद और बिक्री पर जो है इस संबंध में राज्यों को शक्ति जो है यहाँ पर शक्तियों का प्रावधान किया गया। सेवेंथ अमेंडमेंट आप देखेंगे 1956 में हुआ था, उसमें राज्यों को 4 वर्गों की जो 4 वर्गों में जो वर्गीकृत था राज्य पार्ट ए बी और सी डी में, उसको समाप्त करके राज्यों को 14 राज्य बनाए गए भारत में। फिर यहाँ पर देखिए तो जो क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्रों की बात की गई है यहाँ पर। फिर वहीं आप देखेंगे क्या हुआ था कि जो 4 ये जो भाग थे उनको समाप्त किया गया, उसकी जगह पे 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी जो है स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। इसमें यहाँ पर जुरिसडिक्शन की बात की गई है आप देखेंगे। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर 2 या 2 से प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 एंड मोर स्टेट्स। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। वहीं आप 8th शेड्यूल देखेंगे, 8th जो अमेंडमेंट है 1960 में हुआ था, इसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण में व्यवस्था की विस्तार की बात की गई है इसमें, ठीक है, इसमें विस्तार की बात की गई। फिर 9th अमेंडमेंट जो 1960 में आया था वो हमारे भारत पाक समझौता जो हुआ था, या देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फैसिलिटेटेड द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुवारी यूनियन टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट जो 1958 में हुआ था। दैट मीन्स आप ध्यान देंगे इस पे, तो क्या है बेसिकली, तो भारत पाक समझौता जो 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरुवाड़ी संघ जो पश्चिम बंगाल में स्थित है उसके भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण कर दिया गया था। वहीं 10th अमेंडमेंट देखेंगे 1961 में हुआ था, तो दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद 11th अमेंडमेंट 1961 में देखेंगे आप यहाँ पर चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय द प्रोवाइडिंग फॉर एन इलेक्टोरल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करके संसद के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के जो संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। क्लियर हो गया। देखिए 12th अमेंडमेंट कब 1962 में हुआ था, यहाँ पर ये प्रोविजन दिया गया था। तो फिर आप देखेंगे 13th अमेंडमेंट था 1962 में, 14th अमेंडमेंट 1962 में होता। देखिए इंपॉर्टेंट पे बेसिकली हमें फोकस करना जो जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। जैसे आप देखिए 15th अमेंडमेंट क्या था, 1963 में आया था। तो इसमें बेसिकली क्या दिया गया था कि देखिए इसमें इनेबल टू द रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों की क्षतिपूर्ति की भत्तों का भुगतान की बात भी की गई। ये मैं मोटा मोटा इसमें जो जितना लिखा है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। फिर इसमें आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट है उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो है सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। वहीं आप देखेंगे जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उसे जो है उसी को हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर उनको जज नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर किसके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं 16th अमेंडमेंट देखेंगे आप, तो इसमें राज्यों को वाक अभिव्यक्ति के एम्पावर टू द स्टेट टू इम्पोज फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसफुली एंड द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द सोवर इग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सब चीजें इसमें बताई गई है। वहीं आप देखते हैं कि इसमें विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के जो हमारे महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को है, उनकी शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में जो है यहाँ पर उनको शामिल किया गया। उनकी अखंडता को, ठीक है, उनकी शक्ति कैसे कैसे क्या प्रदान की जाएगी, उन सब के बारे में संप्रभुत्व को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अमेंडमेंट किसके द्वारा, 16 में, ठीक है।
आप इसके बाद देखेंगे यहाँ पर और हम स्क्रॉल करेंगे तो धीरे से ये सारे अमेंडमेंट हो गए जो इंपॉर्टेंट है उसको हमें देखना है। जैसे 21 इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर 21st अमेंडमेंट 1967 में जो हुआ था उसमें क्या था, इंक्लूडेड सिंधी एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ध्यान दीजिए, सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में इसमें शामिल किया गया था। वहीं आप देखेंगे कि जो हमारा 24th अमेंडमेंट है, 24th अमेंडमेंट में आप देखेंगे 1971 में जो हुआ था, इसमें क्या दिया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार का हो, संशोधन कर सकती है। अफर्म द पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या लिखा था कि मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दैट मीन्स राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देनी ही जरूरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट इससे राष्ट्रपति को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है जब वहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके बाद 25th अमेंडमेंट कब हुआ था हमारा, 1971 में हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया था कि संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती कर दी गई, लिखा ना, कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू द प्रॉपर्टी, वहां से हटा दिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजों का प्रावधान किया गया है। देखिए इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 26th अमेंडमेंट जो दिया गया है वो 1971 में हुआ था। अबॉलिश द प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स की बात की गई, यानी कि प्रिवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की यहाँ पर समाप्ति कर दी गई थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 27th अमेंडमेंट 1971 में, 28th अमेंडमेंट 1972 में, है ना। जो इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में जो डायरेक्टली जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं हम उनके बारे में यहाँ पर सबको देने का मतलब है कि एक बार उन पर नजर डालें, ताकि क्या होगा, बाई चांस कभी टकरा गया तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, इसके बाद हम 31st अमेंडमेंट देखेंगे 1972 में जो हुआ था, उसमें क्या था, लोकसभा की सीटों को जो है इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545, तो 525 से बढ़ा के लोकसभा की सीट्स को क्या किया था, 545 कर दिया गया था। 32 अमेंडमेंट 1973 में देखिए क्या था, मेड स्पेशल provision to satisfy the aspirations to the public of the Telangana region in Andhra Pradesh। That means यहाँ पर क्या था कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की जो आकांक्षाएं थी उनके अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाने चाहिए थे, इसमें ये बताया गया है। वहीं आप देखेंगे कि इसके बाद 35 अमेंडमेंट जो आता है हमारा, उसमें क्या दिया गया था, 1974 में हुआ था ये अमेंडमेंट। इसमें क्या कहा गया था कि terminated the protectorate status of Sikkim and conferred on it the status of an associate state of the Indian Union। The 10th schedule was added, laying down the terms and condition of association of Sikkim with the Indian Union। समझिए इसको कि सिक्किम की जो संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना दिया गया। ठीक है, वही कह रहा है कि भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10th अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बारे में भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, याद आ रहा होगा ना कुछ। चलिए ठीक है, यहाँ पर बताइएगा फिर 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 36 अमेंडमेंट यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी वही चीजें, मेड सिक्किम फुल फ्लेज जो है स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड ओमिटेड द 10th शेड्यूल। यहाँ पर क्या था, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है। इसके बाद हम धीरे धीरे जब नीचे स्क्रॉल करते हैं चीजों को देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे लिए हो सकते हैं। जैसे हम अब आते हैं अपना 40th अमेंडमेंट हो गया, इसका 41st हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 42 जो हमारा अमेंडमेंट है ना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 42 अमेंडमेंट हमारा कब हुआ था, यहाँ पर देखिए 42nd अमेंडमेंट दिया गया है। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या था, ये संविधान का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना गया है। क्यों? क्योंकि इसे ना क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और देखेंगे कि इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। तो अब पूछा जाता है प्रश्न में कि भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, आइए क्यों इंपॉर्टेंट है हम ये भी देख लेते हैं। एडेड 3 न्यू वर्ड्स, जैसे सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल में अभी पढ़ाया मैंने आपको, हमारे प्रियम्बल में हमारा जो वो है प्रियम्बल है, यानी कि प्रस्तावना है, उसमें क्या कहते हैं 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, किसकी बात की गई थी, संविधान के रूप में अखंडता की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन, न्यू पार्ट जोड़ा गया था 4A। पार्ट 4A क्या है, पार्ट 4A क्या था, नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। वहीं आप देखेंगे कि इसमें किसकी बात की गई है, कि इसमें देखेंगे कि आप धीरे धीरे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह की बाध्यता की बात की गई, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा जाए, ये सब चीजें इसमें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। वहीं आप देखेंगे लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई, जैसे रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 years। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसमें 3 निदेशक तत्व भी जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें नीचे यहाँ पर दिया गया होगा, यहाँ पर लिखा है कि
यहाँ पर देखिए क्या एडिड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे इक्वल जस्टिस हो गया, फ्री लीगल एड हो गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। दैट मीन्स 3 निदेशक तत्वों को जोड़े गए, जिसमें देखेंगे आप समान न्याय हो गया, निःशुल्क विधिक सहायता हो गया, और जो इंडस्ट्रियल की बात कराए, उद्योगों में प्रबंध में कामकारों के भाग लेने की बात कराए, जो इन्वायरमेंट हो गया उसके संरक्षण की बात होती है, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है 5 सब्जेक्ट शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची से जो संवर्ती सूची उसमें 5 विषय को शिफ्ट किया गया। कौन कौन से वो 5 विषय थे आप देखेंगे, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हो गया, यानी कि वन और वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण हो गया है। ठीक है, वेट एंड मेजर्स हो गया, इसमें नापतोल और न्याय प्रशासन हो गया, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ था कि देखिए इसमें उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन इस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो लाया गया था। क्लियर हो रहा है चीजें? ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 43 अमेंडमेंट में भी कुछ इसी तरह की चीजें थी, इसको भी देखिए 43 अमेंडमेंट हमारा 1977 में आया। इसमें भी वही न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1977 में आया था ये, और बेसिकली जनता सरकार द्वारा 1976 में जो है इसको यह अधिनियम जो था 1976 में आया था, इनेक्टेड बाय द जनता गवर्नमेंट न्यूलिफाइज सम ऑफ द डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42 अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1976। देखिए आप हमारी जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन पेड ग्रुप्स के बारे में। यदि आप पेड ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री क्विज मिलता रहेगा, वहीं पर फ्री जो है आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसी तरह से निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो दोनों का ही साथ होगा तभी तो हम सबका विकास होगा ना। तो चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो बेहतर चीजों को समझ पाएंगे। चलिए अब हमारा 44th अमेंडमेंट यहाँ पर दिया गया है, कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, तो 42 जो संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में जनता सरकार द्वारा इसको यहाँ पर प्रभावी किया गया था। तो ठीक है, बेसिकली ये समझिए 44 अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, है ना। तो इसमें क्या था? रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स। देखिए लोकसभा राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया और 5 साल की बात कराए यहाँ पर 5 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली क्या था कि आप यहाँ पर ना आपात की बात की गई थी, जैसे राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन हो गया। यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखिए जैसे मैंने बताया ना, इसमें जैसे मेड सर्टेन प्रोसीड्यूर सेफगार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल्स। यहाँ पर राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और जो है प्रोविजंस या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। इसके बाद देखेंगे डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। वही राइट आपको संपत्ति के अधिकार की जो बात की गई थी मैंने, कि मूल अधिकारों की जो लिस्ट है उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसे केवल विधिक यानी कि लीगल राइट बना दिया गया था। वही देखेंगे प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। समझिए अनुच्छेद जो 20 और 21 के द्वारा जो हमें मूल अधिकार मिले थे उनको नेशनल इमरजेंसी में यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय पे निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो रही है ना चीजें? आइए अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट जो हमारे जो अमेंडमेंट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे 40 यहाँ पर किसकी बात की गई है? 45th की बात की गई है। ये भी देखिए 1980 में 80 में हुआ, 46 1982 में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा और इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है हमारा 52 अमेंडमेंट। ठीक है, 52 अमेंडमेंट 1985 में हुआ था और पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून विरोधी विधि के रूप में इसको जाना जाता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ाया था, इसके तहत क्या हुआ था? प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एंड एडेड अ न्यू 10th schedule containing the details in this regard। तो इसमें क्या था बेसिकली कि इसके तहत संसद और पार्लियामेंट और जो राज्य विधानमंडल थी, यहाँ पर लिखा है ना स्टेट लेजिस्लेचर जो थी, इसमें क्या हुआ था कि उनके सदस्यों को दल बदल के मामले में डिस्क्वालीफाइड ठहराने की व्यवस्था की गई थी और इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन 10th शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी शेड्यूल्स को आप पढ़िए। आप बताइए कितने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल्स हैं, यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे ये भी पता चलेगा आपने पहले 2 पार्ट्स देखे हैं या नहीं। देखिए चीटिंग नहीं करिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ या इस ग्रुप के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने साथ चीटिंग करते हैं। हमें लगता है कि हम सामने वाले के साथ चीटिंग करते हैं, गलत है, हम खुद के साथ चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग नहीं करना है, पूरी ईमानदारी से सारी वीडियोस देखनी है और निरंतर इसको देखते रहना है। चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं 57th अमेंडमेंट हमारा क्या कहता है। 1987 में जो हुआ था, फिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली एट अ मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स।
देखिए 57th अमेंडमेंट जो 1987 में हुआ था उसमें क्या हमें देखना है कि मोटी मोटी चीजें, रिजर्व सीट्स फॉर द एसटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण कितना उनको जो है रिजर्वेशन वहां पर दिया गया है। वहीं आप 58 अमेंडमेंट देखेंगे 1987 में जो हुआ था, उसमें क्या था, प्रोवाइडेड फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज एंड गेव द सेम लीगल सेंसिटिविटी टू द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ था 58 अमेंडमेंट में कि हिंदी भाषा में संविधान का जो है प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया, ठीक है, और संविधान के हिंदी पाठ का समान विधिक मान्यता जो है प्रदान की गई। समझ रहे हैं ना इसमें क्या कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा हमारा आर्टिकल जो अमेंडमेंट है इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। 61 अमेंडमेंट जो हमारा है, 61 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1989 में हुआ था। इनके ईयर्स याद रखिए क्योंकि ईयर से बहुत सी चीजें इससे कनेक्ट होंगी। इसमें क्या हुआ था, रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। अभी ऊपर बताया था कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो मतदान की उम्र है, जो एज है, वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे 65 अमेंडमेंट हम देखते हैं क्या है कि इसमें 1990 में आया था और इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे, क्या क्या चीजें थी जो इस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन द प्लेस ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज की बात कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 65 में किसकी बात की गई संशोधन में कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग में कुछ विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है, कुछ प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा 69th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1991 में हुआ था। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर दिल्ली। इसमें क्या हुआ था 69 अमेंडमेंट में जो हमारा 1991 में हुआ था कि केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली है ना, उसको विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नेशनल कैपिटल क्षेत्र दिल्ली को बना दिया गया था। और इस अमेंडमेंट में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। अब वहीं आप देखेंगे कि 70th जो हमारा अमेंडमेंट था, यहाँ पर 70th अमेंडमेंट था जो 1992 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ नेशनल territory of Delhi and the Union Territory of Puducherry in the Electoral College for the election of the President. That means प्रेसिडेंट के निर्वाचन में क्या हुआ, निर्वाचन कॉलेज के रूप में जो हमारी नेशनल जो कैपिटल है, जो राजधानी है, दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को भी इसमें शामिल कर दिया गया। किसके संदर्भ में, प्रेसिडेंट के निर्वाचन की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद 71 जो हमारा अमेंडमेंट हो जाता है, यहाँ पर 71 अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। उसमें कैसा इंपॉर्टेंट था, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। ध्यान दीजिए 8th शेड्यूल, विद दिस द टोटल नंबर ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेजेस इंक्रीज टू 18। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैम 18 तो नहीं है, इसमें तो 22 है। तो समझिए यहाँ पर किसकी बात करी, 1992 की समय की बात की जा रही, जब अमेंडमेंट आया था 1992 में क्या कंडीशन थी कि वहां पर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी उस वक्त, 18 हो गई थी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ही बड़ा और सबसे खूबसूरत, जो खूबसूरत तो नहीं बोलेंगे हम इसको, माफी चाहती हूँ, खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल ना करूँ मैं, बेहतर होगा। 73 अमेंडमेंट जो है 1992 में आया, ये इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत एज इन कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है और हमें इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको मैं लिख देती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 73 अमेंडमेंट यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए देखते हैं इसको डिटेलिंग में। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट हैज एडेड अ न्यू पार्ट, विच पार्ट 9 इंटाइटल एज द पंचायत, ठीक है, पार्ट 9 इंटाइटल एज द पंचायत एंड द न्यू 11th शेड्यूल कंटेनिंग 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत। समझिए इसको, 73 में कहा गया कि इस पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई है। यहाँ पर वही चीज बोली गई है, ठीक है, उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर कह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए संशोधन में एक नया पार्ट जुड़ा गया। कौन सा, पार्ट 9 जुड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया। और आप 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई हैं। यही चीज कह रहा है ना, कंटेनिंग 29 फंक्शनल आइटम्स जोड़ी गई हैं। देखिए अब यहाँ पर पंचायत पढ़ते जैसे ऑटो पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई होगी कि पंचायत की सेकेंड पार्ट भी रिलीज हो गया है। तो देखिए वो नहीं, मैं उस पंचायत की बात नहीं कर रही हूँ, पार्ट 9 में हमारा पंचायत दिया गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। चलिए देखिए, तो रही मजाकिया बात। चलिए इसके बाद आप देखते हैं 74th अमेंडमेंट हमारा कब हुआ था, 1992 में हुआ था।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इसमें पंचायतों की बात की गई। 74 आर्टिकल जो संविधान संशोधन था उसमें हमारे शहरी स्थानीय निकायों की बात की गई, नगर पालिकाओं की बात की गई। देखिए कैसे, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज फॉर दिस पर्पस द अमेंडमेंट हैज एडेड अ न्यू पार्ट, विच पार्ट 9A entitled as municipalities, the municipalities and a new 12th schedule containing 18 functional items of the municipalities की बात करता है। दैट मीन्स शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई। सेम एज इट इज वहां पर उसके इसके बारे में बात कर रहा था पंचायतों में, यहाँ पर शहरी निकाय में। इसके उद्देश्य के लिए संशोधन ने नया पार्ट 9A जोड़ा जिसे नगर पालिका नाम दिया गया और इसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक पदें जोड़ी गई। वही चीजें यहाँ पर दी गई है। देखिए फिर आप देखते हैं 70 जो हमारा 5th अमेंडमेंट है ये कब 1994 में हुआ। इसके बाद 76 अमेंडमेंट देखेंगे 1994 में ये भी हुआ था। इसमें तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 के बारे में जो है यहाँ पर उसको मेंशन किया गया है। वहीं आप इसमें एक चीज और देख रहे होंगे कि 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के संरक्षण के लिए इसको जोड़ा गया था। और 1992 में इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। दैट मीन्स 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी, ये प्रोविजन दिया कि कुल जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किस आरक्षण की बात कर रहा है सुनिए जरा। जो राज्यों में शैक्षणिक संस्थाएं हैं ना, राज्य सेवाओं को 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है 1994 के तहत। इसमें क्या हुआ, 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण को भी इसमें जोड़ा गया और कहा गया 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि कोई भी जो आरक्षण है, कुल जितना आरक्षण है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं 77 हमारा अमेंडमेंट 1995 में हुआ, प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन इन द प्रमोशंस इन द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर SCs STs। दिस अमेंडमेंट न्यूलिफाइड टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग विद रिगार्ड टू द रिजर्वेशन एंड इन प्रमोशंस की बात करता है। कौन सा अमेंडमेंट? 77 की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आप देखेंगे 78 अमेंडमेंट 1995 में हुआ था। उसमें हमारे अंतिम प्रविष्ट संख्या जो है वो 284 कर दी गई थी। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। 81 अमेंडमेंट हमारा क्या कहता है? देखिए थोड़ा सा ये जूम इन ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। 81 जो है हमारा अमेंडमेंट कब हुआ था? देखिए 2000 में हुआ था। कौन सी ईयर में? 2000 में हुआ था। इसमें क्या क्या कहा गया था बेसिकली कि इस संशोधन में बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक की आरक्षण की सीमाओं को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन ब्रीफ दिस अमेंडमेंट एंडेड 50% ऑफ सेलिंग ऑन रिजर्वेशन इन बैकलॉग वैकेंसीज की बात करता है। क्लियर है? इसके बाद हम 84 अमेंडमेंट पर आते हैं। 84 अमेंडमेंट क्या कहता है? 2001 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि एक्सटेंड द बैन ऑन readjustment of seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for the another 25 years up to 2026 within the same objective of encouraging population limiting measures. In other words, the number of seats in the Lok Sabha and the assemblies are to remain same till 2026. यहाँ पर देखिए इसको इससे समझिए। और कह रहा है कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रीएडजस्टमेंट एंड द क्या लिखा हुआ है, रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेज इन द स्टेट ऑफ द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 1991 सेंसस। इसको देखिए, इसको साधारण से तरीके समझिए कि जो हमारी लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 साल के लिए 25 ईयर्स के लिए इस पर पाबंदी जो है बढ़ा दी गई। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। तो क्या हुआ कि ऐसी जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया। क्यों किया गया ऐसा? कि जनसंख्या को सीमित करना था। इसको हम सेकंड जो टर्म में समझे तो लोकसभा विधानसभाओं में जो सीटों की संख्या थी वो 2026 तक यही रहेगी बेसिकली, जो यहाँ पर दी गई है। तो ये व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 91 का जो सेंसस था ना उसके आधार पे होगा। यहाँ पर लिखा है ना, वही मोटी मोटी चीजें दी गई। 85 अमेंडमेंट जो 2001 में हुआ था उसमें प्रोवाइडेड फॉर consequential जो seniority थी in the case of promotion by virtue of the role of reservation for the government servants belonging to the Cs and STs with the retrospective effect from June 1995। यानी कि सरकारी नौकरियों के प्रोन्नति के मामले में इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भी है। उसके लिए क्या हुआ कि जून 1995 से इसको प्रभावी मानने की व्यवस्था कर दी गई। किसको? पारिमाणिक वरिष्ठता को। यहाँ पर दिया गया है ना कि इसमें किसकी बात कर रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंशियल जो सीनियरिटी की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं जो हमारा 86 अमेंडमेंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए ये पीटी में तो इंपॉर्टेंट है ही। ऐसी अमेंडमेंट्स जब आप पढ़ेंगे ना इंपॉर्टेंट तो क्या होगा, जब आप आंसर राइटिंग मेंस में करेंगे ना तो ये बेहतर परफॉर्मेंस आपका वहाँ पर लेकर आएगी। यही जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाएगी, बाकियों की भेड़ चाल से आपको अलग दिखाएगी। चलिए पढ़ते हैं। मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, द न्यूली एडेड आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन द सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। और आर्टिकल 21A देखेंगे आप, उसमें बताया
बताया क्या कि राज्यों को, स्टेट्स को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई ठीक सी बात है, यही चीज हमने ऊपर पढ़ी। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया, change the subject matter of Article 45 in Directive Principle. If now reads, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. यानी कि निदेशक तत्वों के मामले में आर्टिकल 45 की विषय वस्तु बदल दी गई और राज्य, स्टेट क्या करता है, सभी बालकों को, सभी बच्चों को जो है 14 वर्ष की आयु पूरी जाने पर जो फ्री और जो है कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आर्टिकल 51A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? देखिए अभी बताया था, मूल कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज इसके अंतर्गत जोड़ी गई है यहाँ पर। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताई गई है। आइए यहाँ पर 87 अमेंडमेंट देखें, 2003 में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या बताया था कि प्रोवाइडेड फॉर द readjustment and rationalization of territorial consequences in the state of the basis of the population figure of 2001 census and not 1991 census as provided earlier by the 84 amendment of 2001. That means संविधान इसमें क्या हुआ था 87 में कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का जो आधार था, बेस था, वो 2001 की गणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 के सेंसस पर, जैसा कि 84 अमेंडमेंट 2001 में व्यवस्था दी गई है। अभी पढ़ाया है मैंने, अब आप जल्दी से यहाँ पर बताइए, चीटिंग नहीं करना है यहाँ पर। अभी जैसे ही सुन रहे होंगे आप, यहाँ पर कमेंट बॉक्स करिए बिना स्क्रॉलिंग के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट है। 88 अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ था उसमें था मेड अ प्रोविजन फॉर सर्विस टैक्सेस ऑन सर्विसेज आर लेवाइड बाय द सेंटर व्हाट देयर प्रोसीड्स आर कलेक्टेड एज वेल एज एप्रोप्रिएटेड बाय द बोथ द सेंटर एंड द स्टेट इन अकॉर्डिनेंस, किसकी बात कर रहा है, अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय पार्लियामेंट। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था 88 में कि अधिनियम के द्वारा सेवा कर, यहाँ पर सर्विस टैक्स की बात कर, ध्यान रखना है 88 अमेंडमेंट आए तो किसकी, सर्विस टैक्स की बात कर रहा है। तो इसमें सेवा कर के संबंध में कुछ ऐसे उपबंध बनाए गए कि सेवाओं पर जो टैक्स है वो केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन जब इसकी प्राप्तियों की बात आएगी तो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित संसद द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के अनुसार ही की जाएगी। क्लियर है? आइए 91 अमेंडमेंट क्या कहता है हमारा, 2003 में हुआ था। प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनिंग द ईस्ट वाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या हुआ था, संविधान संशोधन, असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल जो एरियाज डिस्ट्रिक्ट है से असम विधानसभा में अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के लिए जो है पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखा गया है यहाँ पर। फिर देखिए 91 अमेंडमेंट यहाँ पर दिया गया 2003, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू डिबॉर डिफेक्टर्स फ्रॉम द होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज एंड द स्ट्रेंथ टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। दैट मीन्स इस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया और इसका उद्देश्य क्या था, दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना। किसकी बात कर रहा है, दोषियों को होल्डिंग पब्लिक ऑफिसर डिबार डिफेक्टर्स फ्रॉम द होल्डिंग पब्लिक ऑफिसर टू स्ट्रेंथ द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि उसको लोक पद को धारण करने से रोकना, दल बदल कानून को और मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी बढ़ा दी गई है, 15% से अधिक नहीं होगी बोला गया है। नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसमें फिर सीधे आते हैं 97, यहाँ पर 96 अमेंडमेंट देखिए। चलिए आइए 96 अमेंडमेंट देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर देखिए बीच में छोटी सी चीज़ें कुछ लिखी, उसको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे 14 लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ था, 14 भाषाओं को शुरू में हमारे संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे सब्सक्वेंटली सिंधी वॉज एडेड इन 1967 बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए, इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं 1992 में जो 71st हमारा अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा क्या हुआ कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, यहाँ पर वही चीज़ दी गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, 2004 में जो 92 अमेंडमेंट आया था, देखिए 2-3 फैक्ट्स दिए गए। 92 अमेंडमेंट जो 2004 में आया था उसके द्वारा क्या हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है इसमें भाषा के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया। क्लियर है? अब ये देखिए छोटे छोटे से फैक्ट्स जो बीच में आ रहे हैं ना, ये बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं, तो नोटिस करते रहिए इनको। इसके बाद हम आते हैं 97 अमेंडमेंट पे। 97 अमेंडमेंट हमारा क्या कहता है, मेरा 1970 अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है कि देखिए सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। इसमें क्या दिया गया है देखेंगे आप कि यहाँ पर इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है कि इसके बाद इन एडेड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंटाइटल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि 9th B, यहाँ पर 9th B की बात करें, 9th A नहीं है, ध्यान दीजिए। 9th B को संविधान में जोड़ा गया जिसका नाम क्या रखा गया, सहकारी समितियां।
क्या था उसका नाम, सहकारी समितियां था। वहीं आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर एंट्री 32 स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। यहाँ पर क्या था कि सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची की 32 राज्य सूची की जो प्रविष्ट के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, जो है राज्य के जो सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद 1997 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अनुसार सहकारी समितियों का गठन इसमें हुआ था। आर्टिकल 19(1) के में जो है संघ शब्द के बाद जो है सहकारी समितियां शब्द जोड़े गए और आर्टिकल 42B को सम्मिलित किया गया। इसमें क्लियर है। वहीं इसमें आगे चीजें लिखी हुई हैं कि जो है इसमें किसके अंतर्गत जोड़ा गया है, पार्ट 9B को सहकारी समितियों में जो 9B है उसको संविधान में जोड़ा गया सहकारी समितियों के नाम से। वही चीज ऊपर बोल रहा था। आइए यहाँ पर 99th अमेंडमेंट जो 2014 में हुआ था वो क्या कहता है, रिप्लेस द कॉलेजियस सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विद अ न्यू बॉडी कॉल द नेशनल जुडिशियल। ध्यान दीजिए, कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर क्या हुआ था, एक नए निकाय का गठन हुआ। किसका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पर 1949 में ये बताया गया। वही आप जो 100वां जो संविधान संशोधन था 2015 में आया, 2015 में, इसमें भूमि सीमा समझौते की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1947 की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आप पाएंगे 101 जो अमेंडमेंट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ठीक है, 2016 में हुआ था। इसमें किसका, जीएसटी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। जीएसटी को अच्छे से डिटेलिंग में बताया गया है यहाँ पर। बेसिकली हमें याद रखना है, इससे पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, जीएसटी के बारे में यहाँ पर जो है जीएसटी की शुरुआत का मार्क यहाँ पर प्रशस्त किया था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 102 अमेंडमेंट जो हमारा यहाँ पर था वो कब हुआ था, 2018 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा कॉन्फ्रेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विच वाज सेट अप इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नागरिकों को यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था बेसिकली। ठीक है, 103 अमेंडमेंट देखेंगे 2019 में जो हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, empower the state to make any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizen। नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनकी उन्नति के लिए कोई ऐसे जो विशेष प्रोविजन है, प्रावधान करने के लिए राज्य को जो है सशक्त बनाना, एम्पावरमेंट, राज्य के एम्पावरमेंट की बात की जा रही है ना। ये हो गई बातें इसमें। अब देखेंगे यहाँ पर आप इसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि 124th अमेंडमेंट बिल यहाँ पर जो है वो दिया गया है। इसमें क्या हुआ था इस विधेयक में कि जो हमारे ईवीएस बिल था ना, ईवीएस विधेयक को 9 जनवरी 2009 में राज्यसभा के द्वारा जो है पारित किया गया था। राज्यसभा भारत की संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। वहीं प्रेसिडेंट को 12 जनवरी 2019 को विधेयक को मंजूरी दी और इस विधेयक पर एक राजपत्र जारी किया जिसने इस कानून में बदल दिया और फिर इस कानून को इसमें बदल दिया गया। ठीक है, गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इनैक्ट दिस लॉ ऑन 4 जनवरी 2019। गुजरात 24 जनवरी 2009 को इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बना। इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश became the third state after Gujarat and Jharkhand to implement and provision through a government order on 18 February 2019। आप ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत के जो 104th अमेंडमेंट जो हुआ था of the Constitution of India, officially known as the Constitution Act 2019, extend the deadline for the session or for the reservation of seats for members from scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and the state discontinued by the 126 Constitution Amendment Bill 2019 when enacted as 104 Constitution Amendment Act 2019। भारत के संविधान का जो 104th अमेंडमेंट हुआ था जिसके आधिकारिक तौर पर संविधान के अधिनियम जो 2019 के रूप में जाना जाता है। इससे क्या हुआ था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण रिजर्वेशन की समाप्ति की समय सीमा को बढ़ाया गया। इसमें 104th जो हमारा अमेंडमेंट था 2019 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि 2019 के 126 अमेंडमेंट विधेयक द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को बंद कर दिया गया था उस वक्त। यहाँ पर वही चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। ये तो हो गए सारे अमेंडमेंट्स हमारे। अब देखिए, अब आता है यहाँ पर जो कि मतलब आप समझिए कि आपको हर पेपर में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मतलब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस संविधान से हमने क्या उधार लिया है और उसे अपने संविधान में जोड़ा है। उधार कह सकते हैं उसे क्योंकि ऐसा उधार कहा जाता है, इसको कई जगह पे आप पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में देखिए, दूसरों से देख के ही तो चीजें हम सीखेंगे। कोई हमसे कुछ सीखेगा तो हम किसी से सीखेंगे। तो वही चीज है कि भाई हमने किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीजें लगी उसको हमने अपने में रख लिया, क्या बुरा किया, है ना। तो चलिए, यहाँ पर ये मजाक की बात थी। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर सोर्सेज दिए गए संविधान के, कौन से संविधान से क्या क्या लिया, फीचर्स बोरोड के क्या मतलब उधार लिया है, प्रमुख स्रोत क्या क्या रहे हैं उसके।
जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखेंगे, हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दोनों सदनों की द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग की, मतलब कि संयुक्त बैठक हमने उससे लिया है। वहीं पर हम देखेंगे इसमें वाइमर संविधान कहाँ का, जर्मनी की बात कर रहा है, उससे हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन को हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। सोवियत संघ जो सोवियत संघ यहाँ पर देखिए यूएसएसआर जो था पहले, अब रशिया है, ठीक है। सोवियत संघ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है वो यही से लिया गया है। इसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड द आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इन द प्रेम्बल में जोड़ा है गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श को जो है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। आते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, बेसिकली संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहीं से लिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जापानीज यानी कि जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने लिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने यहाँ पर फेडरल स्कीम यानी कि संघीय तंत्र लिया है, राज्यपाल का कार्यकाल लिया है, जुडिशरी लिया है, न्यायपालिका लिया है, लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, आपातकालीन उपबंध लिए, प्रशासनिक यहाँ पर हमने विवरण लिया है, डिटेल्स लिए है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, संसदीय शासन लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, विधायी प्रक्रिया लिया है, सिंगल वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल सिटीजनशिप हमने वहीं से लिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि संसदीय यहाँ पर क्या दिया गया है, रिट्स भी दिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड विकामेरलिज्म जो है यानी कि द्विसदनात्मक जो द्विसदनवाद है वो हमने कहाँ से, ब्रिटिश से ही लिया है। चलिए अच्छा, कुछ तो हमने उससे अच्छा लिया है ना। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए हमने क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दैट मीन्स इसमें हमने क्या लिया, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनरावलोकन, दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत लिया है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में बात हमने यहाँ से लिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो कितना कुछ हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बनते हैं, बस हमारा ध्यान चुकता है और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान नहीं चुकाना है, अपना ध्यान बिल्कुल नजरें गड़ाए रखना है वीडियो पे। यहाँ पर देखेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज यहाँ पर लिए, पॉलिसी लिए, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर लिया है हमने, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने ली है। वहीं आप देखते हैं अविशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय है वो सब इसमें दिया गया है, ठीक है। समझ आ गया। चलिए भाई, अब हमारे जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जल्दी से मिल जाएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, आप भी इसका अच्छे से लाभ उठा सकें। चलिए अब हम देखेंगे संघ सूची में विषय कौन कौन से, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं और संवृत्ति सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। चलिए देखिए, कुछ कुछ विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर हम फोकस करेंगे। बेसिकली यूनियन लिस्ट में कितने विषय रखे गए वो यहाँ पर, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया हो गया, नौसेना, नौसेना देखिए राज्य का तो विषय हो नहीं सकता, नौसेना पूरे देश की बात करता है, सेना मतलब पूरे देश की बात करता है, मिलिट्री, एयर फोर्सेज और एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ठीक है। इसमें देखेंगे आप, फिर इसके बाद फोर्थ यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी वही है कि नौसेना, सेना, वायुसेना की बात कर रहा है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा उसके उत्पादन के लिए आवश्यक जो खनिज संपत्ति स्रोत है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर ऑटोमिक एनर्जी एंड द मिनरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन, डिफेंस इंडस्ट्रीज की बात करें, डिफेंस किसका विषय है, देखिए डिफेंस पूरे देश में रक्षा की बात कर रहा है। तो ये ऐसी कुछ कॉमन सेंस से भी हम चीजें देख सकते हैं। रक्षा उद्योग की बात करता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है वो किसके अंतर्गत, राज्य संघ सूची के अंतर्गत आया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो गए, एसोसिएशंस हो गए, अदर बॉडीज हो गए, ये सब किसके, संघ सूची के अंतर्गत है ना। इसके बाद आप देखेंगे विदेशों से संधि और करार करना, ये सब भी भाई संघ के विषय है, ठीक है। वॉर एंड पीस हो गया, इसके ये भी युद्ध और शांति भी जो संघ के विषय आएंगे। इसके प्रत्यर्पण, एक्सट्रॉशन से लेके अभी करंट पे भी काफी चीजें बनी हुई हैं, निरंतर नजरें गड़ाए रखिए। पासपोर्ट्स हो गए, वीजाज हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत से बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ हो गए, यहाँ पर वो सब चीजें दी गई हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे आप देखेंगे संघ के कर्मचारियों के संबंधित कुछ औद्योगिक विवाद हो गए, वो सब यहाँ पर देखिए दिखा है, यहाँ पर लिखा है ना। इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा और बेहतर समझ पाएंगे आप। इंडस्ट्रीज देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है, वही चीज मैं आपको भी बता रही थी अभी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी हो गया, द इंडियन म्यूजियम, इंपीरियल वॉर म्यूजियम हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल एंड द इंडियन वॉर मेमोरियल एंड एनी अदर लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसमें संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध इत्यादि चीजें जो है जो कि राष्ट्र महत्व की है उनको घोषित किया गया है, वो संस्थाएं सारी संघ के विषय में अंतर्गत आएंगी,
ठीक है। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। उनसे संबंधित राष्ट्र महत्व की जो विश्वविद्यालय है उनको यहाँ पर राष्ट्र महत्व की घोषित की जाएंगी संस्थान। फिर इसमें देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा संस्थान भी इसी के अंतर्गत आएंगे। फिर यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च और डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, ये सब भी इसी में आएगा, ठीक है। इसका राष्ट्र महत्व के घोषित जो यहाँ पर देखिए एंशिएंट एंड द हिस्टोरियल मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्र महत्व के घोषित जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, अभिलेख और पुरातात्विक स्थल और अवशेष को इसमें मेंशन किया गया, क्योंकि संघ का विषय है। राज्य देखिए अलग अलग राज्य है तो सब इस पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर संघ का विषय बनाया गया है इसको। द सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल, बॉटनिकल, जोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सर्वेज ऑफ इंडिया, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ये सेंसस किसका विषय है, संघ का विषय है, जनगणना, ठीक है। फिर देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस का विषय ऑल इंडिया सर्विस एंड यूपीएससी संघ में आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें इसके अध्यक्ष वगैरह सब, वेतन भत्ते, इसमें संसद के जो हैं सदस्य हैं उनके सभापति उपसभापति सारा इसी के अंतर्गत आएगा आपका। फिर यहाँ पर देखते हैं सैलरीज, अलाउंसेस, वही वेतन भत्ते, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इन सब की बात जो है संघ के अंतर्गत की गई। पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटीज ऑफ द ईच हाउसेज। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और यहाँ पर उनके महालेखा परीक्षक उनके जो है वेतन भत्ते और सेवा शर्तें क्या क्या रहेंगी, ये सब संघ के विषयों के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन, ऑब्वियस सी बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो सब इसके अंतर्गत आएगा, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अंतर्राज्यीय प्रोविजन, अंतर्राष्ट्रीय कंट्री जो कि इंटरस्टेट माइग्रेशन, इंटरस्टेट क्वारंटाइन की बात जो है वो हमारे संघ के विषय हो जाते हैं। वहीं आप देखते हैं इसमें टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन प्रोडक्शन इन इंडिया, नेमली पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ये सब पे कौन जो है इस सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ, यानी कि सेंट्रल की जो लिस्ट है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद निगम कर हो गया, लिखा है ना, कॉर्पोरेटेड टैक्सेस वगैरह सब इसमें आएंगे। समाचार पत्र, उनसे जो संबंधित भिन्न भिन्न जो क्रय विक्रय है उस पर जो है संघ सूची का विषय है। वहीं इसमें देखेंगे कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि 95 में अगर हम यहाँ पर देखिए रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स एंड एक्सचेंज एंड चेक्स की बात कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है हमारा, जैसे 93 में आप देखेंगे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर्स इन दिस लिस्ट की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स इन द लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन बाय एनी अदर कोर्ट, ठीक है। इसके बाद एनी अदर मैटर्स नॉट enumerated in list 2 and list 3 including any text not mentioned in the either of those list। यहाँ पर क्या क्या कोई अन्य विषय जो सूची 2 और सूची 3 में प्रमाणित नहीं है, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में किसी एक सूची में उल्लिखित नहीं है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट थी जो मिसिंग हो गई थी, जैसे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है 53 में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा है तेल क्षेत्र और खनिज तेल संपत्ति के जो स्रोत है जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, अन्य द्रव पदार्थ हो गए जो ज्वलनशील है, उनका भी जो है वो किस सूची है, संघ सूची के अंतर्गत डाले गए हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज हो गया, द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन इन दिस इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीजें। माइनिंग्स हो गया, रेगुलेशन ऑफ माइनिंग्स की बात करता है यहाँ पर। कल्टिवेशन मैन्युफैक्चर्स ऑफ द ओपियम एंड इट्स एक्सपोर्ट की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसकी बात की, अफीम की खेती, यहाँ पर समझ रहे हैं ना, अफीम की खेती हो गया, उसका जो विनिर्माण हो गया, निर्यात के लिए विक्रय हो गया, वो सब संघ के विषय आ जाते हैं। देखिए अब स्टेट लिस्ट के बारे में बात करेंगे जो इसमें 66 है। देखिए इसमें किस किस के बारे में बताया गया, मोटा मोटा हमें समझना है। जैसे लोक व्यवस्था हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस किसका विषय है, राज्य का विषय है। हाई कोर्ट किसका विषय है, राज्य का विषय है। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट, प्रिजन, रिफॉर्मेटरीज, बोस्टल एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर सच इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद स्थानीय शासन किसका विषय, लोकल गवर्नमेंट किस में आता है, राज्य के अंतर्गत आता है ना। लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा जो वो राज्य का विषय हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, व्यूरल्स एंड द व्यूरल ग्राउंड्स, यानी कि शव जो है वो डेड बॉडी, गाड़ना, कब्रिस्तान, इन सब शब्दाह जो शमशान है वो सब राज्य के विषय आ जाते हैं। फिर आप देखते हैं इसमें 14th में देखेंगे एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं पशुधन का परीक्षण है, जीव जंतु का रोगों का निवारण है जो वो सब राज्य का विषय है, ठीक है। इसके बाद अब वाटर आ जाता है। देखिए जल और जल से रिलेटेड जितने भी विषय है ना, स्टोरेज को लेकर, जल निकास हो गया, जल की तटबंधन हो गया, जल भंडारण हो गया, जल पावर हो गया, वाटर पावर हो गया, ये सब किसमें आता है, राज्य के विषय हो जाते हैं, ठीक है। भूमि और भूमि से उससे संबंधित जो अधिकार है वो सब इसमें आता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं इसमें उद्योग हो गया, ठीक है, उद्योग की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, गैस एंड गैस वर्कर्स की बात कर रहा है, सब राज्य के विषय हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर
कि देखिए यहाँ पर किसकी मनी लेंडिंग एंड मनी लेंडर्स रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर, इसका कॉर्पोरेशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड लिस्ट 1 एंड यूनिवर्सिटीज इन इनकॉर्पोरेटेड ट्रेडिंग लिटरेसी साइंटिफिक रिलीजियस एंड अदर सोसाइटीज एंड एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटीज की बात करता है। दैट मीन ऐसे निगमों का जो सूची 1 में मेंशन निगमों में से भिन्न है और विश्वविद्यालय का निगमन और विनियमन करती है, उसमें क्या होता है साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य जो सोसाइटीज हैं उनके संगम सहकारी सोसाइटीज यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। इसके बाद देखेंगे जो हमारा दाव और द्यूत है यहाँ पर दिखा हुआ है, बैटिंग एंड क्लैम्बिंग की बात करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन की बात की गई है। भाई सीधी सी बात है, अब राज्य के निर्वाचन की मंडल की बात किस में की जाएगी, तो वो राज्य का विषय तो राज्य में की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वही चीज दी गई है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट की बात की गई, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज देयर ऑफ, ठीक है। सैलरीज अलाउंसेज उनके क्या होंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस, वहाँ पर क्या था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ट्रेजर ट्रोप हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड की बात करता है, ठीक है। इसमें टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की बात करता है, स्टेट ड्यूटी की बात करता है। वहीं आप देखेंगे इसमें धीरे धीरे यहाँ पर जितने टैक्सेस कंजप्शन है वो सब आपको राज्य सूची के अंतर्गत मिलेंगे। वहीं आप नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि टैक्सेस ऑन व्हीकल्स हो गया, ठीक है, कैपिटेशन टैक्सेस की बात की जा रही है। इसके बाद टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड द अम्यूजमेंट और टू द एक्सटेंड लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय अ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज और अ रीजनल काउंसिल और अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पर बेसिकली क्या दिया गया है कि एक पंचायत या नगर पालिका या क्षेत्रीय परिषद या फिर हम देखते हैं कि जिला परिषद द्वारा वसूले और एकत्र किया जाने वाला एक एंटरटेनमेंट टैक्स है, यहाँ पर उसको भी इंक्लूड किया गया है ना। जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल द कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द लिस्ट, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर, फी विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर्स इन द लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन इन एनी अदर कोर्ट, क्लियर है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जो संघ सूची और राज्य सूची में विषय नहीं आते उनको इसमें डाला जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं वो सब है। क्रिमिनल लॉ हो गया, इंक्लूडिंग ऑल जो हमारे इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग इन द इंडियन पैनल कोड के बारे में जो है दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं वो सब इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे हम इसमें कुछ संविधाएं हैं यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी की बात करता है, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज यानी कि यहाँ पर न्यासी की बात की जाती है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे इसमें क्या है कि सिविल प्रक्रिया जो है, सिविल प्रोसीड्यूर इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग इन द सिविल कोड और प्रोसीड्यूर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बट नॉट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसमें क्या कहा गया न्यायालय के अवमान, लेकिन इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अवमान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वही सारी जो चीजें उसमें बची है वो चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि फॉरेस्ट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया, फॉरेस्ट में दोनों जो है राज्य और संघ दोनों जो है इस पर उनका अधिकार है। ड्रग्स एंड पॉइजन्स की बात की गई है, इसमें किसकी, मादक द्रव्य विष की बात की गई है, ठीक है। इसमें आप और बाकी का देखिए श्रमिकों के कल्याण की भी बात इसी के अंतर्गत की गई थी। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर किसका मेंशन किया गया है, थोड़ा स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा इसको। जैसे यहाँ पर आपको वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड्स एंड एम्प्लॉयज लाइबिलिटीज की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस की बात की गई है किसके अंतर्गत, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत। फिर इसके बाद देखेंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, इन्फेक्शंस एंड कॉन्टेजियस डिसीज और पैट्स जो अफेक्टिंग मैन, एनिमल्स और प्लांट्स को जो इफेक्ट करते हैं, ये जो इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। पोर्ट्स अदर दैन मेजर पोर्ट्स किया, शिपिंग एंड नेविगेशन की बात की गई है। ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, फूड स्टफ यहाँ पर कैसा क्या रहेगा। वेट एंड मेजर्स एक्सेप्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, प्राइस कंट्रोल कैसे कंट्रोल होगा, वो सब चीज़ें जो है इसमें मेंशन किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर लास्ट नॉट द लीस्ट, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए, रिमेन अदर देन दोज नेशनल इंपॉर्टेंस जो बचे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनको इसमें मेंशन किया गया। न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेसेज की बात की गई है यहाँ पर। इसके बाद हम स्टैम्प ड्यूटीज भी यहाँ पर मेंशन किया, जुरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मैटर इन द लिस्ट। इसके बाद आप देखेंगे फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स इन द लिस्ट बट नॉट द इंक्लूडिंग फीस टेकन इन एनी कोर्ट्स, यानी कि सूची में विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस लेकिन इसके अंतर्गत किसी न्यायालय से ली जाने वाली फीस यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए किसके बारे में कह रहा है कि अब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या मेंशन किया जाएगा कि द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया इज अ प्रोटोकॉल लिस्ट इन विच ऑफिसर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू द रैंक एंड ऑफिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन इंडिया, यानी कि वरीयता के अनुक्रम में कुछ प्रोटोकॉल की सूची है जो कि अधिकारियों को भारत सरकार के उनके रैंक और कार्यालय के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। बेसिकली वरीयता के अनुक्रम की सूची को यहाँ पर डाला गया है।
ठीक है, इसमें तो छोटी छोटी चीज़ें बस है कि 26 जुलाई 1979 को ये जारी की गई थी वर्तमान में। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसको बेसिकली यहाँ से पढ़ना है कि किस ऑफिसर की कौन सी रैंक है, उसको किस रैंक के अंतर्गत डाला गया है और कौन किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पर मोटा मोटा हमें देखना है। जैसे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को फर्स्ट पोजीशन पे, वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड पोजीशन पे रखा गया था। फिर वरीयता के अनुक्रम की बात कर रहा है ना, फिर थर्ड पोजीशन पे प्राइम मिनिस्टर को, फिर देखेंगे राज्य के राज्यपाल जो अपने अपने राज्य में, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे। फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ यानी कि भूतपूर्व जो राष्ट्रपति है उनकी बात कर, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर उप प्रधानमंत्री की बात करें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लिखा है ना, 8 की पोजीशन पे डाला है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा जो स्पीकर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 पोजीशन पे आते हैं। ये डायरेक्ट पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द states within their respective states, vice chairman, नीति आयोग, former prime ministers of the leading, यानी कि यहाँ पर क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके बाद उपाध्यक्ष नीति आयोग, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष। यहाँ पर एक ऑपोजिशन द लोकसभा एंड राज्यसभा किसके अंतर्गत आते हैं, किस पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे है। ठीक है, इसके बाद 7th में होल्डर ऑफ द भारत रत्न, जो जिनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, वो इसके अंतर्गत आते हैं 7th में। फिर 8th में आप देखेंगे यहाँ पर भारत में स्थित विदेशों के असाधारण और पूर्ण अधिकार जो राजदूत है, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 9th पोजीशन पर आते हैं। फिर हम देखते हैं, इसमें आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 10th में जैसे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग, मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन एंड एनी अदर मिनिस्टर्स इन द मिनिस्ट्री डिफेंस फॉर डिफेंस मैटर्स से रिलेटेड जो है वो इसके अंतर्गत, मतलब रक्षा मंत्रालय से रक्षा संबंधी मामलों के लिए कोई भी जो मंत्री है वो किस पोजीशन पर रखा गया, किस वरीयता के अनुक्रम में 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 11th में क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ कैबिनेट, यहाँ पर यानी कि भारत के महान्यायवादी की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के सचिव हो गए। ठीक है, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया। चीफ्स ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, यहाँ पर बात कर रहा है, यानी कि जनरल और उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्षों को किसके अंतर्गत रखा गया, 12th पोजीशन पर रखा गया है। वहीं आप देखेंगे कि और जैसे छोटे छोटे चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए आर्टिकल 13 पोजीशन पर देखेंगे किसको, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर भारत में स्थित विदेश से असाधारण दूत की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें राज्यों के मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री जो है 15 पोजीशन पे हैं। यूनियन टेरिटरी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 16 पोजीशन पे कौन है, 16 पोजीशन पे देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल है इत्यादि और भी यहाँ पर हैं। इसके बाद 17 पोजीशन पे देखेंगे चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए। ठीक है, इसमें बात है केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष हो गए, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष हो गए, ये सब यहाँ पर नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरपर्सन हो गया। ठीक है, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं 18 में कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव देयर स्टेट्स एंड चेयरमैन स्पीकर्स स्टेट लेजिस्लेचर आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर 19 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि मंत्रिपरिषद वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली महानगर परिषद और सभापति इत्यादि चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। 20 पोजीशन पे किसको किसको रखा गया है, आप देखेंगे राज्य के विधानमंडलों के उपसभा अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है अपने अपने राज्य के बाहर, उनके बारे में यहाँ पर जो है वो दिया गया, लिखा है ना, डिप्टी चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर इन द स्टेट लेजिस्लेचर आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट इन स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। यहाँ पर लिखा है ना कि स्टेट, इसकी बात कर हाई कोर्ट ऑफ द आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन की बात की जा रही है, किस पोजीशन पे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 21st 22 में, 2 पोजीशन पे डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सीट्स एंड आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स की बात करता है। ठीक है, इसके बाद आर्मी कमांडर्स को 23 पोजीशन पे, बाकी के यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिए। माइनॉरिटीज कमीशन मेंबर्स हो गए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मेंबर्स हो गए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ऑफिसर्स हो गए, द रैंक ऑफ फुल ऑफ जनरल इक्विवेलेंट रैंक जो व्यक्ति हैं, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए, बहुत सी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो वो सब चीज़ों को जो है इसमें किसके 23rd के अंतर्गत रखा गया, 23rd पोजीशन पे। 24th में देखें ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इक्विवेलेंट रैंक किसकी, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक और उसके समान रैंक वाले अधिकारियों को 25th पोजीशन पे इनको रखा गया। देखिए हाई कमिश्नर ऑफ पीस एंड इंटरिम चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिल्ली आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज इत्यादि चीज़ें जो है इसमें इसको मेंशन किया गया है। मोटी मोटी और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमें स्पेसिफिकली फोकस करना है। इसका 26 में आप देखेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक ऑफिसर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ द मेजर जनरल और इक्विवेलेंट रैंक को यहाँ पर मेंशन किया गया है। 26 पोजीशन पे उसको रखा गया है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए अभी तक के लिए यहाँ पर हमें इतना समझना है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जल्दी से हम नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, कौन सा पार्ट होगा, वो 4th पार्ट होगा। इसका मतलब 3 पार्ट्स अभी आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से करिए, इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़िए ताकि जब नेक्स्ट पार्ट आए तो उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।